हेलो एवरीवन। आज जो मेरा टॉपिक है इस वीडियो में वो है बजट और बजटरी कंट्रोल। वैसे ये टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट करवा चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में। उसमें मैंने आपको बजट का मीनिंग, बजटिंग का मीनिंग, बजटरी कंट्रोल का मीनिंग बताया था और इसके अलावा बजट की बनाने की प्रोसीजर क्या होती है तो वो स्टेप्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो इस वीडियो को समझने से पहले आपको इस वीडियो को सुनना होगा और इसे समझना होगा। तो हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं दोबारा एक बार एक बजट का ओवरव्यू देना चाहूँगी। बजट बेसिकली हम क्यों बनाते हैं? फ्यूचर में जो भी हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसको हम आज की डेट में एस्टिमेट कर लेते हैं, हम उनकी फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि हमें कितना मनी रिसीव होने वाला है, कितना मनी हमें स्पेंड करना है। तो फ्यूचर का जो प्लान, जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसका पहले से प्लान करना और इस प्लान को मॉनेटरी टर्म में प्रेजेंट करना ही बजट होता है। बजट हर एक पर्सन मेंटेन करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हो तो आप पहले ये चेक करते हो कि क्या आपकी पॉकेट उस आइटम को परचेज़ करना अलाउ करेगी या नहीं करेगी, क्या आपको उस चीज़ को ख़रीदना आपके लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपकी पॉकेट उसको अलाउ नहीं कर रही है और आप उसको परचेज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपने बजट को चेक करना होता है। बजट सिर्फ कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता। जो सेलर होते हैं तो वो भी आपसे पहले पूछते हैं कि आप पहले ये बताइए कि जो आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं आपका बजट कितना है। मतलब आपसे पूछ लेते हैं ना कि पहले आप रेंज बताओ, 500 से 600 तक या अबव 1000 होगा या 2000 अबव होगा, तो आपको वो बताना होता है आपका बजट कितना है। तो उसके बेस पर ही वो आपको उन चीज़ों को उनको डिस्प्ले करेगा, वो आपको दिखाएगा, ठीक है। और आप भी एक तरह से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ ये आइटम मैं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरी पॉकेट उसको खरीदना अलाउ कर रही है। तो ये बजट के पार्ट होते हैं। और बजटरी कंट्रोल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैनेजमेंट कंट्रोल की टेक्निक्स होती है, ठीक है। इसमें हम ऑलरेडी वैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। तो बजटरी कंट्रोल भी कंट्रोल की एक टेक्निक हम मान के चलते हैं और मैनेजमेंट इसका यूज़ करती है कंट्रोल करने के लिए। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बजटरी कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स इन द फिक्सिंग द गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, कंसर्न्ड एफर्ट्स आर मेड फॉर इट्स अचीवमेंट। तो बेसिकली जो बजटरी कंट्रोल है इसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में ये हेल्प करता है और ऐसे एफर्ट्स किए जाते हैं कि हम इनको अचीव कर पाए। तो बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल की टेक्निक्स है, इसमें हम लोगों ने बजट बना दिया, इसके बाद बजट को हम एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर उनमें कोई भी डेविएशंस होती हैं तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। तो बजटरी कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। तो ये कंट्रोल की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हम इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एडवांटेजेस क्या हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। तो कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के? तो इसमें सबसे पहला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कोऑर्डिनेशन, स्पेसिफिक एम, टूल्स फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, डिटरमाइनिंग वीकनेसेस, करेक्टिव एक्शंस। तो ये जो है ये सब बजटरी कंट्रोल के हम इनको बेनिफिट्स कह सकते हैं, हम इनको एडवांटेजेस कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बजटरी कंट्रोल की हेल्प से हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्योंकि इसका मेन एम क्या होता है? इसका जो मेन एम होता है एक प्रॉपर प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन लेकर आना जो अलग अलग फंक्शंस हैं। और इससे क्या होगा कि जो भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे उसके ऊपर एक प्रॉपर कंट्रोल रहेगा। इधर वो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का है या वो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, तो उन सब के ऊपर कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है और इससे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि जो हम रूटीन में खर्चे करते हैं, जैसे सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, देन जो फैक्ट्री में एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, लाइटनिंग का है, फ्रेट का है, तो ये सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स में आते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लाइक अगर हमने किसी फिक्स्ड एसेट को परचेज करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो हमें दोनों तरह के एक्सपेंडिचर को कंसिडर करना होता है और हम इस तरह से बजट बनाते हैं ताकि इन खर्चों को मिनिमाइज़ किया जा सके, मतलब एक रैशनल वे में हम ये वाला मनी स्पेंड करें और काफ़ी सोच समझ कर हम डिसीज़न लें। तो इसीलिए जब बजट प्रिपेयर कर दिया जाता है, बजटरी कंट्रोल के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, क्या हम उस स्टैंडर्ड के ऊपर के अकॉर्डिंगली मनी स्पेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे बजटरी कंट्रोल हेल्प करेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में, क्योंकि हम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, उनको मिनिमाइज़ कर पाएंगे। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन। तो बजटरी कंट्रोल जो है ये कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं लाइक परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो सबके लिए बजट प्रिपेयर कर दिए जाते हैं और उसके बाद भी उन सब के लिए एक कॉमन बजट बना, मतलब वो एक तरह से जुड़े होते हैं। एक पर्सन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दूसरे पर्सन के लिए बेस होती हैं कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करना है तो उसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और परचेज़ डिपार्टमेंट उसको मटेरियल अवेलेबल करवाएगा। तो परचेज़ डिपार्टमेंट कितना मटेरियल परचेज़ करेगा वो डिपेंड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नीड के ऊपर। तो इस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है और बजटरी कंट्रोल से ये कोऑर्डिनेशन लेकर आना काफ़ी ईजी हो जाता है। थर्ड है स्पेसिफिक एम। बेसिकली जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्लान्स बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो गोल सेट किए जाते हैं, वो सब के सब टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होते हैं और इसमें मेन जो एम होता है ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव किया जाए और हर एक डिपार्टमेंट को एक टारगेट दे दिया जाता है जो टारगेट उनको अचीव करना है। तो वो क्या करते हैं, वो उन टारगेट को अचीव करने के लिए अपने कुछ स्पेसिफिक एम बना लेते हैं, उनको वो अचीव करते हैं। अगर उनका कोई स्पेसिफिक एम नहीं होगा तो वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बजट उन स्पेसिफिक एम को बनाने में हेल्प करता है। बजटरी कंट्रोल से उन डेफिनिट एम को अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है टूल फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो इसमें बजटरी कंट्रोल में क्या हुआ, हमने डिपार्टमेंट्स के सामने टारगेट को रख दिया तो उनको उन टारगेट के अकॉर्डिंगली चलना है। एक टूल हमारे पास आ जाता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ टैली कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर कोई भी डेविएशंस हैं तो उनका डिटर्मिनेशन हो सकता है। हर डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसकी रिपोर्ट टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती है और इससे क्या होता है कि इस सिस्टम की वजह से ही हम मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है कि जो टॉप मैनेजर है वो सब कुछ अपने हाथ में ना रखकर डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा सकता है। इससे क्या होगा कि उसका जो की एरियाज़ हैं वो तो वो उनके बारे में खुद ही डिसीजन लेता है, उन एक्टिविटी को खुद ही परफॉर्म करता है, लेकिन इसके अलावा जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और जो ऑपरेशनल लेवल पर भी किए जा सकते हैं काम, जो टास्क ऑपरेशनल लेवल पर किए जा सकते हैं उनको फर्दर आगे डेलीगेट कर देता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है। तो इससे उसकी खुद की जो उसका प्रेशियस टाइम है वो उन एक्टिविटीज़ के ऊपर स्पेंड होने की बजाय जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उन एक्टिविटीज़ की तरफ चला जाता है जो एक क्रूशियल डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिनको फोकस करना, जिनको कंट्रोल करना। तो इससे परफॉर्मेंस को मेज़र करने में भी बजटरी कंट्रोल का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमी। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इकोनॉमी। बजट की वजह से जो भी मनी स्पेंड किया जाता है उसकी प्लानिंग की जाती है और वो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग होती है। तो इससे मनी को स्पेंड करने में इकोनॉमी आ सकती है। फिनांस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है और उसके बाद मतलब जो भी इंडस्ट्रीज़ के लिए बजट बनाया गया है तो इससे जो भी मनी हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि सोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड होते हैं, स्केयर्स होते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें उनका प्रॉपर एक एलोकेशन करना होता है ताकि उन रिसोर्सेज की वेस्टेज ना हो। और ये बजटरी कंट्रोल के थ्रू ही करना पॉसिबल होता है, जिससे इकोनॉमी को हम अचीव कर सकते हैं। वेस्टेज को एलिमिनेट किया जा सकता है, वेस्टेज को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग वीकनेसेस। हमने बजट के अंदर अपने टारगेट को सेट कर लिया कि हमने ये वाला टारगेट अचीव करना है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने एक्चुअली जो हमने किया हम उन टारगेट के साथ खुद को कंपेयर करेंगे और अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि कुछ
कमियां थी तो वो कमियां हमें पता चल जाएंगी, और उन कमियों को पता, क्योंकि जब हमें अपनी कमियां पता चलती हैं तो उनको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ एफर्ट्स करते हैं। तो इससे क्या होगा, बजटरी कंट्रोल से हमें अपनी वीकनेसेस का पता चल जाता है और उसके बाद एफर्ट्स किए जाते हैं उन एस्पेक्ट के ऊपर जहाँ पर हमारी कमियाँ थी, जो हमारी वीकनेसेस थी। जैसे हम लोग भी अगर कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, किसी पेपर को हमें क्वालिफाई करना है, और अगर एक बार मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं तो मॉक टेस्ट से हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हम कहाँ पर हमारी कमी है, कहाँ पर हमारी लैकिंग्स हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमारा जो है वो हम लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो डेविएशंस हमें पता चल जाती हैं और फिर हम जहाँ पर भी डेविएशंस हैं, जहाँ पर डेविएशंस टॉलरेबल लिमिट के अंदर नहीं है, तो उन डेविएशंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको दूर करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। तो बजटरी कंट्रोल से एक जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, तो उनका हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद करेक्टिव एक्शन आता है। मैनेजमेंट कुछ करेक्टिव मेजर भी ले सकती है जहां पर उनको लगता है कि परफॉर्मेंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं। डेविएशंस के बारे में रिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशनल लेवल पर काम हो रहा है और वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, बहुत सारे डेविएशंस आ रहे हैं और उनके बारे में टॉप मैनेजमेंट को किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। तो टॉप मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये मस्ट होता है कि रिपोर्टिंग टाइम पर होना ज़रूरी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि काम जो है वो परफॉर्मेंस है हमारी, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितना जल्दी रिपोर्ट किया जाएगा उतना जल्दी ही करेक्टिव एक्शन लिया जा सकेगा। अगर बजटरी कंट्रोल सिस्टम ना हो तो हम जो हमारे डेविएशंस हैं उनको तो हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे, और अगर फाइंड आउट कर भी पाएंगे तो वो कब कर पाएंगे, जब काम ख़त्म हो जाएगा, जब फिनेंशियल पीरियड का एंड हो जाएगा, और तब तक तो बहुत लेट हो जाता है। तब तक अगर हम कोई करेक्टिव एक्शन लेने की सोचें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सब एडवांटेजेस हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। अगर हम कोई भी एस्पेक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक कोई भी, अगर हम कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नहीं होता, रादर हर एक आइटम के, हर एक कॉन्सेप्ट के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक उसका पॉजिटिव होता है, दूसरा उसका नेगेटिव होता है। ऐसे जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा हमारे लिए, मतलब हमें सिर्फ उसके एडवांटेजेस ही मिलते हैं, लेकिन एक बजटरी कंट्रोल की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, उनको हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे कि बजटरी कंट्रोल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। कुछ अच्छे पॉइंट होने के बावजूद भी कुछ कमियां हैं इस सिस्टम के अंदर। तो वो कमियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहला आता है अनसर्टेन फ्यूचर। आप बजट किसके लिए बनाते हो? बजट हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, और फ्यूचर तो हम जानते हैं कि वो क्या है, अनसर्टेन है। हम कितना अच्छा एस्टिमेट क्यों ना लगा ले, कितनी अच्छी हमारी प्रेडिक्शंस क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा ट्रू नहीं हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर तो हमेशा अनसर्टेन है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सिचुएशन हम लेके चलते हैं फ्यूचर के लिए, वो चेंज भी हो सकती हैं, और फ्यूचर के अंदर जो चेंज होता है वो हमारे बजट को अपसेट कर देता है, जो हमने प्रिपेयर किया था फ्यूचर की अजम्पशंस को लेकर। तो जो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ हैं वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम की यूटिलिटी को कम कर देती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, एक कमी हम इसको कह सकते हैं कि बजट फ्यूचर पर बेस्ड होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है। तो बजट हमने जो बनाया है तो वो बेसिकली फ्यूचर की होने की वजह से फ्यूचर अनसर्टेन है, और बजटरी कंट्रोल सिस्टम हमारा उस केस में इनइफेक्टिव भी हो सकता है। सेकंड आता है बजटरी रिवीजन रिक्वायर्ड। बजट हमेशा अजम्पशंस पर बेस्ड होते हैं। हम लोग फ्यूचर के लिए बना रहे हैं तो कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। फ्यूचर अनसर्टेन होने की वजह से जो अज्यूम्ड कंडीशंस हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअल में भी वो होंगी, तो फिर वहाँ पर हमें बजट को रिवाइज़ करने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कई बार जो ये फ्रीक्वेंट रिवीज़न हमें करनी पड़ती है तो उसकी वजह से बजट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, और कई बार हमें ज़्यादा मनी भी स्पेंड करना पड़ता है कि हमने बजट प्रिपेयर कर लिया था कि हमारी सेल बढ़ जाएगी। लाइक जैसे अभी कोरोना का टाइम है तो कुछ लोगों ने इससे पहले मतलब इस टाइम के आने से पहले उन्होंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया होगा या कुछ ऐसा, मतलब उनके एस्टिमेशंस कुछ अलग थे। लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि बहुत कुछ ऐसा हो गया कि उसका एडवर्स इफेक्ट ही आया।
जैसे अगर हम कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं लाइक बीटेक वगैरह जो कर रहे होते हैं तो उनकी प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, लेकिन मतलब लास्ट ईयर में सब बच्चे यही मान के चलते हैं कि इस साल उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनीज़ बंद हो गई और कंपनीज़ के बंद होने की वजह से क्या हुआ कि जो प्लेसमेंट था उसके ऊपर भी बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा। तो जो बजट बनाए जाते हैं तो बेसिकली वहाँ पर एक रिवीजन की रिक्वायर्ड होती है, अगर वो कंडीशन हमारी अजम्पशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो जब वो एक चेंज अगर हम लेकर आना चाहते हैं तो उस चेंज में हमें बहुत बड़ा एक झटका भी लग सकता है, बहुत बड़ी हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल की। फिर आता है डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन। बजट एफिशिएंट पर्सन को डिस्करेज भी कर सकता है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हर पर्सन को कुछ टारगेट दे दिए जाते हैं और उनको उन टारगेट को अचीव करना होता है, उन टारगेट के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। तो फिर उनमें क्या एक टेंडेंसी बन जाती है, लोगों में बस यही टेंडेंसी बन जाती है कि हाँ हमें तो बस इस टारगेट को अचीव करना है। और फिर से जो प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो कॉमन टेंडेंसी होती है लोगों की वो सिर्फ टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, और जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी टेंडेंसी क्या है कि हमें तो बस ये टारगेट अचीव करना है। तो जब उनके अंदर ये चीज़ हो जाती है कि उनको सिर्फ टारगेट अचीव करना है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हैं। तो बजट जो होता है वो मैनेजमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर भी एक एडवर्स इफेक्ट डालता है, एक कॉन्स्ट्रेंट होता है, मतलब एक बाधा बनकर आता है। जो मैनेजरियल खुद इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहते हैं तो उनके लिए तो पहले टारगेट सेट हो चुके हैं, तो उनको सिर्फ उन्हीं टारगेट को ही अचीव करना होगा, तो जिससे एफिशिएंट वर्कर जो होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। बजटरी कंट्रोल की जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बजट हर एक डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस का इफेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट के रिजल्ट के ऊपर पड़ सकता है, और एक डिपार्टमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट को हैंड ओवर हो जाती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है, वैसे तो बजट ऑफिसर इस तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है, लेकिन हर कंसर्न बजटरी ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर पाती है। तो फिर क्या होगा कि जब अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी पुअर हो सकती है। तो कोऑर्डिनेशन किस तरह का, जैसे अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करना है तो उसको मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो जब तक उसको परचेज डिपार्टमेंट टाइम पर मटेरियल अवेलेबल नहीं करवाएगा तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स उनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही जो सेल डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो उनको सेल करना है, तो सेल अगर बढ़ानी है तो सेल वो तभी बढ़ा पाएगी जब प्रोडक्शन हो रहा होगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट को कोऑपरेट नहीं करेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो सेल डिपार्टमेंट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट को अपने टारगेट को अगर अचीव करना है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कई बार बजटरी कंट्रोल सिस्टम की वजह से इस तरह का कोऑर्डिनेशन कई बार करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो जाते हैं, बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने गोल को अचीव करने में लगा होता है, उनको सिर्फ अपने गोल को अचीव करने की टेंशन रहती है, और वो बिज़नेस के गोल के बारे में तो सोचते ही नहीं है। हर डिपार्टमेंट सिर्फ क्या चाहता है कि वो अपने उसमें ज़्यादा पैसा वो खर्च कर दे, उसके पास सारे रिसोर्सेज आ जाए। तो इससे आपस में जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती हैं। जैसे अगर एक डिपार्टमेंट को किसी मशीन की रिक्वायरमेंट है या कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम की डिमांड करेगा कि ताकि उसका काम ज़्यादा स्पीडली हो सके, और यहाँ पर दूसरा डिपार्टमेंट भी ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम की डिमांड कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि दोनों डिपार्टमेंट्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट जो है डिपेंड अपॉन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। बजट को तब तक हम बजटरी टारगेट को हम तब तक अचीव नहीं कर पाते हैं जब तक टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट ना हो। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट के ऊपर। टॉप मैनेजमेंट को इस सिस्टम की सक्सेस में पूरा उनका कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है, उनको उनकी पूरी सपोर्ट होना ज़रूरी है। अगर किसी टाइम पर टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं मिलती है तो ये सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता।
तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं। अनसर्टेन फ्यूचर होता है, बजटरी रिवीजन रिक्वायर्ड होती है, डिस्करेज एफिशिएंट पर्सन्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ बजट, कि बजट कितनी तरह का हो सकता है, बजट को हम कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में इन्होंने 3 मेन बेस दिए हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के बेस पर किस तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म बजट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बजट हो सकते हैं और करंट बजट हो सकते हैं। ये पहला बेस है। टाइम के अकॉर्डिंगली हम बजट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म बजट है, शॉर्ट टर्म बजट है और करंट बजट हो सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड क्लासिफिकेशन हो सकता है वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन भी बजट फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। ऑपरेटिंग बजट है, ऑपरेटिंग बजट के फर्दर 2 पार्ट है जिसमें प्रोग्राम बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट आते हैं। देन इसी में ही सेकंड जो है फंक्शन के बेस पर फिनेंशियल बजट हो सकता है और लास्ट मास्टर बजट हो सकता है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी है। फ्लैक्सिबिलिटी के बेस पर हम बजट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स्ड बजट और फ्लैक्सिबल बजट। तो ये बजट का क्लासिफिकेशन है। वो बजट आता है लॉन्ग टर्म बजट। तो लॉन्ग टर्म बजट क्या है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। लॉन्ग टर्म बजट का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 से 10 ईयर तक का हो सकता है, 5 to 10 ईयर तक के लिए हम ये बजट बनाते हैं। और ये जो बजट है बेसिकली वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाया जाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट इस तरह के बजट को बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू जो ये वाला बजट है लॉन्ग टर्म बजट को प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली इनके बारे में जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है उनको इनके बारे में पता नहीं होता है। लॉन्ग टर्म बजट जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बड़ी मशीन को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बजट बनाया जाएगा तो वो लॉन्ग रन के बजट में आता है। फिर आता है शॉर्ट टर्म बजट। तो शॉर्ट टर्म बजट जो है वो बनाया जाता है 1 to 2 ईयर तक के लिए। इसमें जो बजट होता है बेसिकली ये कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, जैसे शुगर का है, कॉटन, टेक्सटाइल वगैरह, तो ये शॉर्ट टर्म बजट बनाती हैं। करंट बजट बेसिकली कुछ मंथ्स या कुछ वीक्स के लिए बनाया जाता है। तो ये बेसिकली बिजनेस की करंट एक्टिविटीज़ के लिए हम ये वाला बजट बनाते हैं। तो बजट 3 तरह का हुआ, जो टाइम के बेस पर है। लॉन्ग टर्म बजट लॉन्ग टर्म प्लानिंग को दिखाता है और ये बजट 5 to 10 ईयर तक के लिए हो सकता है। और जो शॉर्ट टर्म बजट है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 to 2 ईयर तक का हो सकता है और करंट बजट हमारा कुछ मंथ्स या कुछ वीक के लिए हो सकता है। तो 3 तरह का बजट है टाइम के बेस पर। इसके बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में सबसे पहला ऑपरेटिंग बजट आता है। ऑपरेटिंग बजट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोग्राम बजट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। तो सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग बजट के मीनिंग को समझना होगा। ऑपरेटिंग बजट बेसिकली इसके नाम ही हमें क्लियर कर रहा है कि ऑपरेशन से रिलेटेड है ये। तो जो बजट अलग अलग एक्टिविटीज़ या अलग अलग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग प्रिपेयर किया जाता है तो वो ऑपरेटिंग बजट होता है। कितने बजट बनाए जाएंगे ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना है और बिजनेस की नेचर क्या है। ठीक है, तो इसमें हम जो बजट लेते हैं ऑपरेटिंग बजट में उसमें सेल बजट है, प्रोडक्शन बजट है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट हो सकते हैं और लेबर बजट हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग बजट में सेल, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, परचेज, रॉ मटेरियल और लेबर बजट हो सकते हैं, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट हो सकते हैं, वर्क ओवरहेड बजट हो सकते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग बजट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें प्रोग्राम बजट आता है और फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट। तो प्रोग्राम बजट क्या होगा, इसमें ये जो बजट होता है ये हम हर प्रोडक्ट लाइन के लिए या प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं जिसमें उसकी रेवेन्यू, उसकी जो कॉस्ट है उन सबको हम शो करते हैं। प्रोग्राम बजट बेसिकली
किस पर बेस्ड होता है कि इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करने का हर एक एफर्ट किया जा सकता है। तो प्रोग्राम बजट बेसिकली प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम के फॉर्म में हम इसको दिखाते हैं। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे होते हैं तो उनके लिए इस तरह के बजट हम बनाते हैं। सेकेंड जो इसका पार्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट, कि जब बिज़नेस का जो ऑपरेटिंग बजट होता है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ के लिए बनाया जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट कहलाता है। अगर हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज़ के लिए बजट बना रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट होगा। तो इसमें जो प्लान हम बनाते हैं वो कौन पर्सन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इस फॉर्म में बनाया जाता है। ये मैनेजमेंट एक कंट्रोल डिवाइस के फॉर्म में यूज़ कर सकता है ताकि एग्जीक्यूटिव की जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र किया जा सके, क्योंकि हमने अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना दिए, अलग अलग प्रॉफिट सेंटर बना दिए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट सेंटर बना दिए, तो उनके लिए कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव होगा जो उन पर्टिकुलर सेंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कॉस्ट सेंटर के लिए अलग से एग्जीक्यूटिव होगा जो सारा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की होगी, और प्रॉफिट सेंटर में जो पर्सन अपॉइंटेड होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की होगी। इन्वेस्टमेंट सेंटर में जो पर्सन अपॉइंटेड होगा तो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जो ऑप्टिमम हो, ठीक है, मतलब जो फेवरेबल हो, जिसमें हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और रिटर्न हमारा मैक्सिमम हो। तो इस तरह के बजट बनाए जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट्स में आती हैं। फंक्शंस के बेस पर जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है वो है फिनेंशियल बजट। फिनेंशियल बजट बेसिकली कैश रिसिप्ट और उनके डिसबर्समेंट से रिलेटेड है। कितना कैश हमें मिलेगा, कितना कैश हमें स्पेंड करना है, वर्किंग कैपिटल हमें कितनी मेंटेन करनी है, कितना हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फिनेंशियल पोजीशन क्या होगी। तो ये जो सारे बजट है वो फिनेंशियल बजट के पार्ट है। फिनेंशियल बजट में जो बजट हम इंक्लूड करते हैं इसमें कैश बजट आता है, वर्किंग कैपिटल बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हम इंक्लूड कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट बजट आती है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बजट हो सकता है, देन बजट बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट बजट हो सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट बजट आता है वो है मास्टर बजट। तो मास्टर बजट के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, मास्टर बजट में बहुत सारे अलग अलग बजट आते हैं जो इन सारे बजट्स को इंटीग्रेट करने के लिए जो बजट बनाया जाता है। जैसे हमने कैश बजट प्रिपेयर किया, हमने सेल बजट बनाया, वर्किंग कैपिटल बजट बनाया, तो इन सबको जोड़ने के लिए जो बजट प्रिपेयर किया जाएगा तो वो मास्टर बजट है। मास्टर बजट बेसिकली बजट ऑफिसर के थ्रू बनाया जाता है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहता है। इस बजट से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को, और एक कंट्रोल डिवाइस की फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अब लास्ट जो बेस है बजट की टाइप का वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी। तो बजट को हम फ्लैक्सिबिलिटी के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बजट आता है फिक्स्ड बजट और सेकंड बजट होगा फ्लैक्सिबल बजट। तो फिक्स बजट क्या है? फिक्स बजट बेसिकली कौन सा बजट होता है जो हम फिनेंशियल ईयर से पहले ही हम उसको बना लेते हैं। अगर फिनेंशियल ईयर जैन में शुरू हुआ तो उससे 1 या 2 महीने पहले ही वो बजट बना दिया जाएगा, लाइक नवंबर या दिसंबर में हम उसको बना लेते हैं। अगर चेंजेस की वजह से कोई भी एक्सपेंडिचर वगैरह अराइज होता है तो इस तरह के बजट को चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें जो बजट होगा बेसिकली नाम से क्लियर है कि वो फिक्स्ड बजट है, कि ये बजट हमेशा अनचेंज्ड रहता है चाहे एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का चेंजेस क्यों ना आ जाए। तो ये जो बजट है वो किस सिचुएशन में फेवरेबल होगा, किस सिचुएशन में ये सूटेबल होता है, जहाँ पर कंडीशन स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब स्टेबल रहती है, कोई चेंज नहीं आता। अगर सेल, एक्सपेंसेस, कॉस्ट की हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ, फिर ये जो बजट होगा वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस बजट होता है। सेकंड जिस बजट की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फ्लैक्सिबल बजट। इसका नाम से क्लियर है कि फ्लैक्सिबल बजट में अलग अलग लेवल्स के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग बजट बनाए जाते हैं। अगर एक्टिविटी के लेवल में किसी भी तरह का चेंज अगर आता है तो हम अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। मतलब हमने हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग बजट बना दिया। तो फ्लैक्सिबल बजट चेंजेबल बजट होता है। तो ये जो बजट है इसमें अगर कुछ चेंज आ रहा है, सिचुएशन में कोई चेंज आ रहा है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये
फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर दो तरह के बजट हुए। तो हम बजट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह के बजट हो सकते हैं: क्लासिफिकेशन एज पर टाइम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके बाद कुछ यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग बजट की बात की थी। ऑपरेटिंग बजट को भी हम अलग अलग पार्ट में, मैंने बताया था कि हम डिवाइड कर सकते हैं ऑपरेटिंग बजट को। सेल बजट था, इसमें प्रोडक्शन बजट था, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, परचेज बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट है। तो ये सारे ऑपरेटिंग बजट में आते हैं, जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग बजट बनाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ बजट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बजट की। इसके नाम से क्लियर है कि ये बजट बेसिकली सेल को एस्टिमेट करता है कि बजटेड पीरियड में हमारी कितनी सेल होने वाली है, तो उसमें हम सेल बजट बनाते हैं। सेल बजट को किसी भी एंटरप्राइज का नर्व सेंटर या हम इसको बैकबोन कह सकते हैं, क्योंकि सेल ही तो एक ऐसा पार्ट होता है जिससे रेवेन्यू हमें जनरेट होता है। बाकी तो सारे खर्चों से रिलेटेड बजट होते हैं। परचेज बजट है तो वहाँ पर भी एक्सपेंडिचर है। अगर हम रॉ मटेरियल के लिए बजट बना रहे हैं तो वो भी एक्सपेंडिचर को दिखा रहा है। अगर हम कोई भी बजट प्रिपेयर करते हैं तो वो सब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन बजट में भी एक्सपेंडिचर की बात होती है, लेकिन सेल बजट एक ऐसा बजट होता है जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सेल बजट को हम किसी भी एंटरप्राइज की एक बैकबोन कह सकते हैं, नर्व सेंटर हम इसको कह सकते हैं। तो सेल बजट के अंदर क्या दिखाया जाता है कि हमारी पोटेंशियल सेल कितनी हो सकती है, और इसको वैल्यू की फॉर्म में भी हम दिखाते हैं और क्वांटिटी की फॉर्म में भी दिखाते हैं कि जैसे 200 यूनिट है, 500 यूनिट है और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो उस फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। जब एक सेल बजट बनाया जाता है तो कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट सेल फिगर्स की। तो सेल फोरकास्टिंग हमारी पास्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट होती है। हम कुछ पिछले ईयर की, कुछ ईयर्स की सेल को हम कंसीडर करते हैं और वहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि सेल का ट्रेंड कैसा है, कि सेल हमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो उसके बेस पर हम फ्यूचर के लिए भी एस्टिमेट लगा सकते हैं। अगर हमने प्रॉपरली उसको देख लिया, ट्रेंड को देख लिया पास्ट सेल की फिगर के बेस पर, तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाते हैं। मतलब हम उनके बेस पर फ्यूचर के एस्टिमेट लगा सकते हैं। लेकिन साथ के साथ हमें कुछ चीज़ों को कंसिडर करना होता है, जैसे सीजनल फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, या पोटेंशियल डिमांड हो सकती है, या ट्रेड साइकिल की पोजीशन हो सकती है। तो उनके बेस पर हम अपना सेल बजट बनाते हैं। इसके बाद असेसमेंट एंड रिपोर्ट बाय सेलमैन। जो सेलमैन होते हैं तो वो भी फ्यूचर की डिमांड को एस्टिमेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है, क्योंकि वो मार्केट और कस्टमर दोनों के टच में रहते हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें सेल फिगर को फोरकास्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेल मैनेजर को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर वो कॉन्शियस होंगे तो हमारा बजट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो सकता है। तो जो भी सेलमैन है उनका एटीट्यूड, उनकी जो पर्सनल थिंकिंग है, ठीक है, वो हेल्प करेगी सेल को एस्टिमेट करने में। अगर उनका जो थिंकिंग, उनका जो एटीट्यूड है, तो वो हमें बता सकता है कि सेल का वो सही एस्टिमेट लगाएंगे या अंडर एस्टिमेट होगा या ओवर एस्टिमेट होगा। तो उनके अपने एटीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सेल मैनेजर को जो आइडिया मिलता है वो सेलमैन के एस्टिमेट से मिल सकता है कि उनको कितना सेल बजट प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें कितना अवेलेबल है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम सेल बजट को बनाते हैं। रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं है तो हम सेल बजट कैसे बना सकते हैं। तो सेल बजट डिपेंडेंट होता है रॉ मटेरियल के ऊपर, क्योंकि जब हम सेल करेंगे तो सेल करने के लिए प्रोडक्शन होना ज़रूरी है और प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल होना ज़रूरी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फिनांस। फिनांस को तो हम एक बिज़नेस का लाइफ ब्लड मान के चलते हैं। तो अगर हम सेल बजट बनाना चाहते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि फ़िनांस कितना अवेलेबल है। फ़िनांस हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होगा, बहुत सारे इनपुट खरीदने के लिए हमें फ़िनांस की रिक्वायरमेंट है। तो सेल बजट डिपेंड करेगा, अगर हम सेल को बढ़ाना भी चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो सेल बजट बनाते टाइम हमें फ़िनांस को भी देखना चाहिए कि वो हमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्लांट की कैपेसिटी। गुड्स को हम तभी सेल कर पाएंगे अगर उनका प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि क्या उतनी कैपेसिटी है, क्या हम उतना प्रोडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे।
तो इसका मतलब सेल जो हमारे एफर्ट्स हैं, तो उसमें हमें ये भी देखना होगा कि सेल के लिए तो हम एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, तो हमें प्लांट की यूटिलाइजेशन को भी चेक करना होगा कि क्या प्लांट कैपेसिटी का फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिनको हमें ध्यान में रखना होता है जब हम सेल बजट बनाते हैं। इसके बाद जो बजट आता है दैट इज़ प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट के नाम से क्लियर है कि ये कौन सा बजट होगा। प्रोडक्शन बजट हम क्यों बनाते हैं, ये सेल बजट से रिलेटेड होता है। वट एवर इज़ टू बी सोल्ड शुड बी प्रोड्यूस्ड इन टाइम, कि जो भी हमें सेल करना है तो उसका टाइम पर प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है, और अगर टाइम पर प्रोडक्शन होगा तभी हम इसको कस्टमर को डिलीवर कर पाएंगे। तो प्रोडक्शन की जो फोरकास्टिंग होती है बजट पीरियड के लिए, जब इस तरह की फोरकास्टिंग होती है इसके लिए जो बजट बनाया जाता है तो वो प्रोडक्शन बजट में आता है। इसमें बेसिकली दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हमें ढूंढना है। सबसे पहला तो व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड और व्हेन इज़ इट टू बी प्रोड्यूस्ड, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है। तो ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। प्रोडक्शन बजट बेसिकली, जो प्रोडक्शन बजट के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन बजट की स्टेज है उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, ठीक है। उसके बाद हमें प्लांट कैपेसिटी को कंसिडर करना होगा। फिर हमें ये देखना होगा कि हमें अपने पास कितना स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखना है, कितना मिनिमम लेवल हमें हमेशा अपने पास मेंटेन करके रखना है। फिर हमें सेल बजट को भी कंसिडर करना होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन की प्लानिंग की। तो हमें पहले से प्रोडक्शन प्लानिंग का एक शेड्यूल बना के रखना होता है प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि कितने हमें यूनिट को प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, और मटेरियल हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना ज़रूरी है, लेबर का होना अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो जब भी हम प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, प्रोडक्शन बजट बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें चेक करना होता है। उसके बाद कंसिडरेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। प्रोडक्शन की प्लानिंग हमने कर ली है, लेकिन हम ये भी चेक करेंगे कि जो यूनिट हम बना रहे हैं क्या हमारे प्लांट की कैपेसिटी उतनी है, क्या हम बजटेड पीरियड में उतना प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्या प्लांट उतना हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो हम कैपेसिटी को कम या ज़्यादा फिक्स नहीं कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्लांट अगर है तो हमें उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका हमें प्रॉपर एस्टिमेशन लगाना ज़रूरी होता है। स्टॉक क्वांटिटी टू बी हेल्ड, फिनिश गुड्स की जो क्वांटिटी जो आगे हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसको भी हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं है कि जितना हम बनाएंगे सबका सब सेल कर देंगे, कुछ स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो इसमें भी बहुत सारे फैक्टर हमें ध्यान में रखने होते हैं। सेल पोटेंशियल क्या है, स्टोरेज की फैसिलिटीज़ कितनी हमारे पास अवेलेबल है, स्टॉक को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या रहेगी, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी होती है। देन कंसिडरिंग सेल बजट, प्रोडक्शन बजट बनाते टाइम हमें सेल बजट को भी ध्यान में रखना होगा। सेल बजट प्रोडक्शन की प्लानिंग में कुछ गाइडलाइंस देता है। अगर सेल और प्रोडक्शन बजट दोनों कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं तो फिर बाद में क्या होगा, अगर हमने प्रोडक्शन नहीं किया तो सेल भी नहीं होगा, सेल कम होगी, और अगर सेल कम है प्रोडक्शन हमने ज़्यादा कर दिया तो वो एक्सेसिव स्टॉक हमारे पास पड़ा रहेगा, ठीक है, और हमारा जो मनी है वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो हमें दोनों को ही कोऑर्डिनेट करके रखना होता है। अगर सेल कम है तो हम प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, सेल अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेप्स हैं। प्रोडक्शन बजट को बनाते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, प्लांट कैपेसिटी को कंसिडर करना है, कितना स्टॉक हमें अपने पास मेंटेन करके रखना है, और सेल बजट के साथ कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। फिर जो नेक्स्ट बजट आता है वो है मटीरियल बजट। इसमें जो बजट की बात हो रही है वो मटेरियल से रिलेटेड है कि हमें कितना मटेरियल अपने पास मेंटेन करके रखना है। रॉ मटेरियल बजट किससे कंसर्न होता है, रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। मटेरियल हम कितना खरीदेंगे वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डिमांड कितनी है। तो रॉ मटेरियल बजट में कुछ पर्पस होते हैं जिनके लिए वो हेल्पफुल होता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट, अगर मटेरियल बजट बन जाता है तो परचेज डिपार्टमेंट प्लान कर सकता है कितना रॉ मटेरियल उसको परचेज करना है।
इसके अलावा मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और रीऑर्डरिंग लेवल, तो ये सारी चीज़ों को भी वो फिक्स कर सकता है, उनके लिए प्लान कर सकता है। मिनिमम स्टॉक लेवल मतलब कम से कम कितना स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, मैक्सिमम कितना स्टॉक हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, और रीऑर्डर कितना स्टॉक हमारे पास रह जाएगा तो हमें उस स्टॉक को खरीदने के लिए ऑर्डर कर देना चाहिए। तो ये जो है ये सारी हम फिक्सेशन तभी कर सकते हैं जब हमने मटेरियल बजट बनाया होगा। फिर जो रॉ मटेरियल परचेज बजट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, और रॉ मटेरियल की जो बजटेड कॉस्ट है उसको भी डिटरमाइन किया जाता है। तो ये सारे मटेरियल बजट के पार्ट है। फिर आता है डायरेक्ट लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट में क्या है, लेबर बजट इज़ यूजफुल फॉर एंटिसिपेटिंग लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितने लेबर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको एस्टिमेट करने के लिए लेबर बजट बनाते हैं। जो पर्सोनल डिपार्टमेंट है तो वो वर्कर को रिक्रूट करने के लिए अरेंजमेंट कर सकता है, तो पर्सोनल डिपार्टमेंट बेसिकली उसके लिए हेल्पफुल होता है लेबर बजट को बनाना। तो लेबर बजट बनाने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम की हमें ज़रूरत है, तो उसके बेस पर हम ये वाला बजट बना सकते हैं, और प्रोडक्शन बजट भी इसी के बेस पर बनता है। तो लेबर बजट लेबर टाइम को एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है कि जो प्रोडक्शन हमें करना है तो उसके लिए हमें कितने लेबर टाइम की रिक्वायरमेंट है। जो पर्सोनल डिपार्टमेंट है वो वर्कर को रिक्रूट करने के लिए अरेंजमेंट करेगा। अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें ज़्यादा लेबर टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें ज़्यादा लेबर को रिक्रूट करना होगा। अगर प्रोडक्शन हमारा कम है तो हमें कम लेबर को रिक्रूट करना होगा। जैसे अभी पिछले दिनों जब ये जो वर्कर हमारे यूपी वगैरह से यहाँ पंजाब में आए हुए थे, तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से उन लेबर को सबको छोड़ना पड़ा, सबका काम जो है वो ख़त्म हो चुका था, तो उनको वापस अपने गाँव में जाना पड़ा। तो ऐसे तो लेबर बजट बेसिकली ये है कि फ्यूचर में काम होने वाला है कि नहीं होने वाला, उसके बेस पर ही हमें लेबर को अपॉइंट करना होता है, लेबर टाइम की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो लेबर बजट ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि कितने लेबर टाइम की हमें रिक्वायरमेंट है, कितने नए वर्कर को हमें अपॉइंट करना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बजट। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बजट ये वर्क कॉस्ट का पार्ट होता है, जिसके अंदर हम इनडायरेक्ट लेबर को लेते हैं, जैसे मटेरियल है, ओवरहेड है, ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं। इसमें बेसिकली हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट को हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इसके अलावा एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट ये वर्क कॉस्ट का वो पार्ट होता है जो इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड की वजह से अराइज होती है, या अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो हमारी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, उसको एक्सक्लूड हम करके चलते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हम क्या लेंगे, जिनका गुड्स के बनाने में डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, उनको हम लेके चलते हैं। तो उनके रिगार्डिंग हमें बजट प्रिपेयर करने होते हैं। तो वो सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बजट के पार्ट है। फिर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। गुड्स को सेल करने के लिए हमें कितना मनी स्पेंड करना होगा, तो उसके रिगार्डिंग जो बजट बनाए जाते हैं तो वो सेलिंग बजट में आते हैं, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन बजट। तो इन बजट को बनाते टाइम भी बहुत सारे फैक्टर को हमें ध्यान में रखना होता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सी टेरिटरीज़ में हम उनको सेल करने वाले हैं, सेलमैन कितने होंगे, तो उसके बेस पर हम सेल बजट बनाते हैं। और ये बेसिकली ये सेल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनाया जाता है, उनके पास होता है जो भी पॉलिसीज़ हैं, रिसर्च वगैरह जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो सेलिंग बजट बनाते टाइम उन सारी चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है। तो बजट के अंदर जो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं लाइक सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब खर्चों को हम इंक्लूड करते हैं। ये एक्सपेंसेस हम प्रोडक्ट के बेस पर एनालाइज कर सकते हैं इन खर्चों को, या टेरिटरीज़ के बेस पर हो सकता है, सेलमैन के बेस पर हो सकता है। तो ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट है। इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आता है दैट इज़ कैश बजट। इसके नाम से क्लियर है, कैश बजट बेसिकली कैश रिसिप्ट और कैश के डिसबर्समेंट से रिलेटेड होता है कि फ्यूचर टाइम के अंदर हमें कितना कैश मिलेगा, कितना कैश हमें पे करना पड़ेगा, तो उसके रिगार्डिंग जो बजट प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ कैश बजट।
कैश बजट के बाद ही के ऊपर ही बहुत सारे बजट डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मटेरियल बजट है, डेवलपमेंट बजट है। कैश बजट में हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कैश का इनफ्लो होने वाला है, कितना आउटफ्लो होगा, और वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों के लिए देखा जाता है। तो बेसिकली जो बजट है वो फ्यूचर का हमारा एक्सपेक्टेड जो कैश का इनटेक है या जो आउटले है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो कैश रिसिप्ट जो होती है उनको हम एंटीसिपेट करते हैं, मतलब कैश हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा, जैसे सेल का है, डेटर से हमें मिलेगा, पीआर से कैश रिसीव होगा, इंटरेस्ट से मिलेगा, डिविडेंड से मिलेगा या अदर इनकम से मिलेगा, या अगर हम किसी एसेट को सेल कर देते हैं तो वहाँ से हमें कैश अराइज होगा। ये तो हमने ये देखा कि हमें कैश कितना कितना मिलने वाला है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कैश को हमने स्पेंड कैसे करना है, किस किस के लिए हमें कैश को स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मटेरियल को हमने परचेज करना है, क्रेडिटर्स को हमें पे करना है, या जो बाकी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उनके लिए हमें कैश की रिक्वायरमेंट है। तो कैश की फोरकास्टिंग इन्हीं के बेस पर होती है कि कौन से हमारे पॉसिबल सोर्सेज है जहाँ से कैश हमें मिलेगा, और कौन से ऐसे चैनल है जहाँ पर हमें कैश को स्पेंड करना पड़ेगा, जहाँ पर हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे हम एक कंसोलिडेटेड कैश पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैश बजट भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि कैश बेसिकली बिजनेस का एक लाइफ ब्लड होता है। कैश के बिना तो किसी भी बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं होगा। तो कैश बजट में कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट दोनों का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये एस्टिमेशन एक्यूरेट होना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी के जो बजट है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल परचेज करने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट है, सेल डिपार्टमेंट को गुड्स को सेल करने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट है। और जो अलग अलग बजट बनाए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बजट है, कोई भी मटेरियल बजट हम बना रहे हैं, तो उन सब के लिए कैश का एस्टीमेट लगाना ज़रूरी होता है। तो कैश बजट बेसिकली सारे बजट का हम बेस इसको कह सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आता है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप लोग को पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली जो खर्चा हम मशीनरीज़ वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, मशीनरीज़ को परचेज़ करने के लिए करते हैं, फिक्स एसेट के ऊपर कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट होते हैं। तो इसमें हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट होगी जिनको हमें परचेज़ करना होगा। तो जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट जब बनाया जाता है तो ये काफ़ी सोच समझकर हमें बनाया जाता है, क्योंकि ये इरिवर्सेबल है। एक बार अगर हमने ये वाला मनी स्पेंड कर दिया तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ये खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो टॉप मैनेजमेंट को इस तरह के बजट को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना ज़रूरी है। तो कैपिटल बजट बहुत इंपॉर्टेंट बजट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट बजट आता है दैट इज़ मास्टर बजट। मैंने भी आपको बताया भी था कि मास्टर बजट अलग अलग फंक्शनल बजट की एक समरी होती है। ये अलग अलग बजट को इंटीग्रेट करता है और एक कंसोलिडेटेड बजट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता है। तो इसमें जो अलग अलग बजट हैं उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, उन सबको जोड़ दिया और एक बड़ा बजट हमने बना दिया, वो मास्टर बजट होगा। तो मास्टर बजट में जो ये बजट होता है ये बजटेड प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को प्रेजेंट करेगा, बजटेड बैलेंस शीट को प्रेजेंट करता है कि इन सब के बेस पर हमारा P&L फ्यूचर का जो एस्टिमेटेड P&L स्टेटमेंट है वो किस तरह की होगी, और फ्यूचर की जो हमारी बैलेंस शीट है, फ्यूचर की जो फिनेंशियल पोजीशन को डिपिक्ट करने वाली स्टेटमेंट होगी, तो वो हमारी पोजीशन किस तरह की शो करेगी। तो जो मास्टर बजट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मास्टर बजट बेसिकली बजट ऑफिसर के थ्रू बनाया जाता है और इसके लिए बजट कमेटी के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये बजट अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है और हम इसको एक कंट्रोल डिवाइस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सारे जो टाइप थे बजट के वो हमने समझे हैं। अभी इस चैप्टर का एंड यहाँ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप ये दोनों जो वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से समझ लो। थैंक यू।